अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को एक सवाल दिया था मैंने, हो गया सबसे। अच्छा जी। जी जी। यार आपके मेट्स है ना। कितने बच्चों की 2 बजे तक क्लासेस हैं। अच्छा, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है, क्लास। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। स्प्रिंग 22। एक बार पढ़ लें सब बच्चे जल्दी से। खानगढ़ लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 7, पैक की बुक, पेज नंबर 113। खानगढ़ लिमिटेड। रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करें, रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करें, ईयर एंड आइडेंटिफाई किया करें। कोई भी सवाल हो, सबसे पहली चीज रिक्वायरमेंट और ईयर एंड पता होना चाहिए, फिर सवाल को अप्रोच करें। तो रिक्वायर्ड है हमसे, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ केएल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th जून 2024 in respect of the above information. So all necessary workings narrations are not required. Question 7 है, the following information is available regarding property, plant and equipment of Khangarh Limited. लेक्चर नंबर कौन सा है आज? 30। ऑन 1 जुलाई 2023। अच्छा, हमारा ईयर एंड क्या है? 30th जून 2024। ठीक है, तो हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ऑन 1 जुलाई 2023 KL revalued its factory building for the second time। यानी कि हमारे ईयर के स्टार्ट में, क्योंकि हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई 23 को, तो उससे फैक्ट्री बिल्डिंग को रीवैल्यू किया है दूसरी बार, रिजल्टिंग इन एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज 18 मिलियन। और 18 मिलियन की अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई।
Before this revaluation, the carrying amount was recorded as rupees 81 million. इस रिवैल्यूएशन से पहले कैरिंग अमाउंट कितनी रिकॉर्ड की गई थी? 81 मिलियन. ग्रॉस अमाउंट ऑफ रुपीज 90 मिलियन. ग्रॉस अमाउंट का मतलब ये क्या होता है? एसेट की कॉस्ट. तो ग्रॉस अमाउंट, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, तो नेट अमाउंट या कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू आ गई उनके पास. तो उसने बता दिया कि रिवैल्यूएशन से पहले एसेट की कैरिंग अमाउंट थी 81 मिलियन और ग्रॉस अमाउंट थी 90 मिलियन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 9 मिलियन. तो वही 90 माइनस 9 81 बन गया. दिस फॉलोड अ प्रीवियस रिवैल्यूएशन, और इससे पहले भी एक पहले रिवैल्यूएशन हुई थी, क्योंकि 1 जुलाई 2023 को दूसरी बार रिवैल्यूएशन हुई है. दिस फॉलोड अ प्रीवियस रिवैल्यूएशन ऑन 1 जुलाई 2021 which had resulted in a revaluation loss of rupees 12 million. और उससे पहले एक रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था 12 मिलियन का. उसके बाद on 1st November 2023, KL replaced a significant part of its machine that accounted for 30% of the machine's total value. 1st November को उसने एक मशीन का significant part replace कर दिया जो मशीन की total value का 30% था. New part had a price of rupees 35 million. नए part की price है 35 million. However, only rupees 22 million was paid as the old part was given in exchange. मगर सिर्फ 22 million receive पे किया हमने, क्योंकि हमने पुराना पार्ट दे दिया था एक्सचेंज में. अच्छा. This replacement extended the machine's life by an additional year. इस replacement से मशीन की लाइफ एक साल ज्यादा हो गई. Originally the machine was purchased for rupees 75 million on 1st January 2021. मशीन वैसे तो हमने खरीदी थी was purchased on 75 million. 75 million की खरीदी थी 1st January 2021 को, and it had accumulated depreciation of rupees 12.5 million as at 30th June 2023 based on useful life of 15 years. थर्ड है जी ऑन 1st January 2000, मतलब आपको समझ आ गया, एक पे रिवैल्यूएशन हो रही है, दूसरी जगह एक एक्सचेंज हो रहा है, तीसरी जगह क्या हो रहा है जी? ऑन 1st January 2024 KL sold a vehicle for rupees 36 million and incurred a disposal cost of rupees 2 million. एक व्हीकल बेच दी और डिस्पोजल कॉस्ट इनकर कर दी है. The vehicle was originally purchased on 1st April 2021. व्हीकल को ओरिजिनली हमने 1st April 21 को खरीदा था फॉर रुपीज 40 मिलियन. ठीक है, ये उन्होंने बात बता दी. अदर इंफॉर्मेशन है KL accounts for revaluation using net replacement value method and transfer the maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earning on annual basis. All items of property, plant and equipment are subsequently measured using cost model except for the factory buildings. तो पॉइंट नंबर 1 में जो फैक्ट्री बिल्डिंग्स हैं, इसका मतलब है इस पे फॉलो होता है रिवैल्यूएशन मॉडल, और जो सेकंड और थर्ड के अंदर मशीन और व्हीकल जो है उसके ऊपर मॉडल फॉलो होता है कॉस्ट मॉडल. ठीक है. डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एक्सेप्ट फॉर व्हीकल्स. तो इसका मतलब ये है, या पॉइंट नंबर 1 के साथ पहले लिख लें रिवैल्यूएशन, सेकंड पॉइंट के साथ लिख लें कॉस्ट, और थर्ड के साथ भी लिख लें कॉस्ट. यानी कि पॉइंट नंबर 1 में जो फैक्ट्री बिल्डिंग्स है उस पर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो होता है, और मशीन और व्हीकल्स के ऊपर कॉस्ट मॉडल फॉलो होता है. उसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड एक्सेप्ट फॉर व्हीकल्स. तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में, यानी कि फैक्ट्री बिल्डिंग्स के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड है, यूजफुल लाइफ उसकी दी हुई है. पॉइंट नंबर 2 के अंदर जो मशीन है जो एक्सचेंज हो रही है उस पे कौन सा मेथड है? उस पे भी स्ट्रेट लाइन मेथड है, बट जो पॉइंट नंबर 3 में व्हीकल्स हैं उस पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, लिख लें अपने पास एट द रेट 15%. अब रिक्वायर्ड है जी प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ केएल ड्यूरिंग द ईयर 30th June 2024 इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन. ऊपर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके रिस्पेक्ट में हमने जर्नल एंट्रीज करनी है. अच्छा, तो
क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक है, इधर मैं एक जगह अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए छोड़ देता हूँ, उसके बाद जहाँ पर मैं वर्किंग्स बना लूँ। अच्छा भाई, हम अपनी टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमने जो एंट्रीज करनी है ना, पहले पॉइंट नंबर 1 को देख रहे हैं। हमारा ये स्टार्ट होता है 1 जुलाई 23 को, एंड होता है 30 जून 24। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। 1 जुलाई 23 को फैक्ट्री बिल्डिंग रीवैल्यू हुई है सेकेंड टाइम। यहाँ पर सेकेंड रीवैल्यूएशन हुई है, ऐसा ही है। और इस रिवैल्यूएशन से पहले कैरिंग अमाउंट कितनी थी? 81 मिलियन। फेयर वैल्यू थी, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई है 18 मिलियन। तो इसका मतलब यह फेयर वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू 81 प्लस 18 करो 99। उसमें से हमने नेट बुक वैल्यू लेस की होगी 81, और हमारे पास 18 आंसर आया होगा। ठीक है जी, अच्छा जी। इससे पहले भी रिवैल्यूएशन हुई है, ऐसा ही। इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले फर्स्ट रिवैल्यूएशन हुई है। अच्छा, वो कितनी हुई है वो देखते हैं जरा, वो कब हुई थी। अच्छा, 1 जुलाई, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। 1 जुलाई 2023 केयर ने रीवैल्यू की अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग दूसरी बार, रिजल्टिंग इन एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज 18 मिलियन। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुई थी 18 मिलियन की। ठीक है, ये तो समझ आ गई, ये तो हमने क्रैक कर लिया क्या है। उसमें 81 मिलियन कैरिंग अमाउंट थी, और 90 मिलियन जो थी एक्यूमुलेटेड, सॉरी 9 मिलियन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। 90 ग्रॉस अमाउंट थी, 9 मिलियन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। ठीक है, दिस फॉलोड अ प्रीवियस रिवैल्यूएशन ऑन 1 जुलाई 2021। इससे पहले एक भी रिवैल्यूएशन हुई थी, कब? 1 जुलाई 21 को। अच्छा, 1 जुलाई 21 और 1 जुलाई 23, कितना अर्सा गुजर गया? 2 इयर्स गुजर चुके हैं, ये मैं इधर लिख देता हूँ। और जब प्रीवियस रिवैल्यूएशन हुई थी 1 जुलाई 21 को, उस पे रिवैल्यूएशन लॉस आया था 12 मिलियन का। सही है जी, अच्छा जी। अब इसका मतलब यह है कि जैसे सेकेंड रिवैल्यूएशन में मैंने बनाया, मुझे बताओ फेयर वैल्यू कितनी होगी, नेट बुक वैल्यू कितनी होगी, और रिवैल्यूएशन गेन आया था ना, फिर रिवैल्यूएशन गेन आया था इधर, रिवैल्यूएशन लॉस आया था 12 मिलियन। तो फेयर वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, गौर से पढ़ो। जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है ना, रिवैल्यूएशन के बाद कॉस्ट फॉरन अपडेट होके फेयर वैल्यू पे चली जाती है। जब रिवैल्यूएशन होती है, इतने क्वेश्चंस कर लिए, कॉस्ट फॉरन अपडेट होके किस पे चली जाती है? फेयर वैल्यू पे। तो यहां पर जो 90 मिलियन ग्रॉस अमाउंट है, वो कॉस्ट है ना, अभी आपने कहा
तो 90 मिलियन उस दिन फेयर वैल्यू थी। समझ आ गई बात? 90 मिलियन उस दिन फेयर वैल्यू थी, क्योंकि फेयर वैल्यू पे अपडेट हुआ, कॉस्ट फेयर वैल्यू की इक्वल हो जाती है ना। अब जब तक दूसरी रिवैल्यूएशन नहीं हो जाएगी, कॉस्ट पुरानी रिवैल्यूएशन पे जो फेयर वैल्यू थी उसके इक्वल ही चलती हुई आ रही होगी। तो ये 90 मिलियन फेयर वैल्यू थी, और नेटबुक वैल्यू फिर 12 का अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो नेटबुक वैल्यू ज्यादा होगी, नेटबुक वैल्यू होगी 102। तभी तो 90 में से 102 माइनस करें तो 12 मिलियन का रिवैल्यूएशन लॉस आया होगा। तो ये ऐसे मैंने फिगर आउट करके लिख ली वैल्यू, काम आ जाएगी मेरे। अच्छा, और इस अरसे में, और जब एसेट रिवैल्यू होता है तो उस दिन क्या होता है, रिवैल्यूएशन के फौरन बाद क्या होता है, नेटबुक वैल्यू और एसेट की कॉस्ट फेयर वैल्यू की इक्वल हो जाती है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो हो जाती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो हो जाती है। अच्छा, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है 9, ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, दोबारा सवाल पढ़ो कि ये जब आपने वैल्यू किया 81 नेटबुक वैल्यू आई, तो ये 81 नेटबुक वैल्यू कैसे आई थी कि भाई इस 81 की में कॉस्ट थी 90 और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 9, और आंसर क्या आ गया था 81। तो ये जो 9 है ये 2 सालों में सिर्फ एक्यूमुलेट हुई होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9 है, ये 2 सालों में एक्यूमुलेट हुई होगी, क्योंकि जिस दिन रिवैल्यूएशन होती है उस दिन तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जीरो हो गई। फिर 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, सेकेंड रिवैल्यूएशन हुई, तो सेकेंड रिवैल्यूएशन तक जो डेप्रिसिएशन आ रही है आपके पास, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है 9, ये 2 सालों में एक्यूमुलेट हुई भी है। तो 1 साल की कितनी होगी, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो इक्वल डेप्रिसिएशन होती है 4.5। वेरी गुड। तो फर्स्ट रिवैल्यूएशन हुई, सेकेंड रिवैल्यूएशन हुई, इसके दरमियान हर साल एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आया 4.5। देखो 90 थी, नेटबुक वैल्यू 90 हो गई, 4.5 2 सालों में डिक्रीज आया, हमारे पास 81 नेटबुक वैल्यू रह गई। इसको टेबल में भी प्रेजेंट करके दिखा देता हूँ आपको, बस समझ लो पहले, ठीक है। अगर ना होता ये तो इसको हम खुद से सॉल्व कर सकते थे। हमें पता है अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है हमें, तो हम करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, अगर 4.5 किसी को नहीं समझ आई तो ये देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 81। मैं कहता हूं भाई डेप्रिसिएशन कितनी आई होगी एक साल में, नंबर ऑफ ईयर पास है 2 का, सॉरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9 है, नंबर ऑफ ईयर्स है 2, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कल हमने किया था ना, accumulated depreciation equals to depreciation multiplied by number of years। तो अब मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए हर साल कितनी होती है, तो मैं निकाल लूंगा accumulated depreciation divided by number of years, जितने पास हुए हैं। तो जो 9 एक्यूमुलेट हुई है ये 2 सालों में है, तो 9 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4.5। इस तरह भी मैं कर सकता हूँ। तो ये सवाल पढ़ना है, अभी सवाल की एंट्रीज पे नहीं जाना, सवाल पढ़ना है, और इसमें ट्रिक ये होगा इस तरह के क्वेश्चंस में कि मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन जो आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना वो करो पहले। तो जब मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट जो हो सकती है वो कर लोगे, उसके बाद सवाल को अप्रोच करने की कोशिश करनी है। उससे पहले करोगे तो समझ ही नहीं आएगी, घूम जाओगे, सिरा ही नहीं मिलेगा सवाल को शुरू कहाँ से करना है। तो इसका ये ट्रिक होगा, मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन पहले एक्सट्रैक्ट करो उसकी स्टेटमेंट में से, वो थोड़ी सी टाइमलाइन बनाकर अलाइन कर लो ताकि समझ आ जाए, फिर हम उसको अप्रोच करते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। रिक्वायरमेंट हर वक्त माइंड में रखनी है। रिक्वायरमेंट यह है कि हमने अपने करंट अकाउंटिंग पीरियड की एंट्रीज करनी है, सिर्फ हमने सिर्फ अपने करंट अकाउंटिंग पीरियड की एंट्रीज करनी है। अच्छा जी, मुझे एक चीज और अगर मिल जाएगी तो मेरा मसला हल हो जाएगा। यूजफुल लाइफ, वेरी गुड,
यूजफुल लाइफ मुझे क्यों चाहिए, मुझे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ भी चाहिए होंगी। तो याद रखना मुझे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, ये डेप्रिसिएशन असल में हमने निकाली इसलिए 4.5 कितनी, ताकि मुझे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का इशारा मिल जाए कि इस दिन 1 जुलाई 21 को मेरे एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ क्या थी। तो अगर मैं जानना चाहूं डेप्रिसिएशन आती थी उसके हिसाब से 4.5 उस दिन, तो उस दिन अगर मेरी 1 जुलाई को जब रिवैल्यूएशन हुई थी तो मेरे पास रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एसेट की क्या थी, तो वो मुझे फाइंड करनी है। तो आपको याद है कि जब आप नई डेप्रिसिएशन लगाते हो, जब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी ऑन ये जो 4.5, जब आपने पहली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी फर्स्ट 1 जुलाई 21 है ना, मैं कहता हूं जब आपने न्यू डेप्रिसिएशन की होगी, न्यू डेप्रिसिएशन आफ्टर फर्स्ट रिवैल्यूएशन, तो आपने फॉर्मूला लगाया होगा ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, मतलब वही पिछली नेट बुक वैल्यू, यूजफुल रेसिडुअल वैल्यू नहीं है तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। न्यू डेप्रिसिएशन आफ्टर फर्स्ट रिवैल्यूएशन आई थी 4.5, ओपनिंग नेट बुक वैल्यू हमारे पास थी 102, नहीं 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 102 नहीं करनी, वो फेयर वैल्यू पे अपडेट हो गई होगी ना, 90 करेंगे, फेयर वैल्यू पे अपडेट हो गई थी, तो फेयर वैल्यू पे अपडेट हो गई, रिवैल्यूएशन हो गई, उसके बाद अगली डेप्रिसिएशन निकालते थे ना, 90 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑन 1 जुलाई 21 क्या आती है, क्या 20 इयर्स। अगर 1 जुलाई 21 को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रह गई थी 20 इयर्स, तो 1 जुलाई 23 को कितनी रह गई होगी जब सेकेंड रिवैल्यूएशन हुई है उसके बाद 20 माइनस 2 18 इयर्स। तो मैं लिख देता हूं फिर भी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑन 1 जुलाई 23 सॉरी, क्योंकि 2 साल गुजर गए, तो 20 माइनस 2 इक्वल्स टू 18। तो बच्चों सबसे पहले तो ये चीज समझ आनी चाहिए जो मैंने सारा डाटा लिख लिया। क्वेश्चन पढ़ा, कोशिश की चीजें एक्सट्रैक्ट करने की, क्वेश्चन पढ़ना है, कोशिश करनी है चीजें एक्सट्रैक्ट करने की, और एंड गोल क्या होना चाहिए कि आपको यहाँ पे देखो ना, जैसे कल भी मैंने आपको एग्जांपल खास तौर पे इसलिए कराई थी कि भाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ चाहिए होगी क्योंकि आगे रिवैल्यूएशन करनी है, तो रिवैल्यूएशन करनी है, तो यहाँ पर इस सवाल में टोटल यूजफुल लाइफ भी नहीं गिवन, कुछ भी नहीं गिवन, तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालते, नंबर ऑफ ईयर्स ही नहीं गिवन थे क्वेश्चन नंबर 1 में, तो वो इस तरीके से फाइंड करने थे हमने। जब नंबर ऑफ ईयर्स आ गए, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का पता चल गया, तो अब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकेंगे। पहले सारी चीजें लवाजमात सारे तैयार करके रख लिए, अब फिर बाद में जब बिरयानी बनानी है आपने, तो पहले लवाजमात सारे ले रहा हूँ ना, ये ना हो कि बस चावल चढ़ाए हो पता चले अच्छा वो इमली भी खत्म हुई है, मसाला भी खत्म हुआ हुआ है, तो अब वो मार्केट जा रहे हैं लेने के लिए। पहले सारी चीजें हमने लेके रख ली हैं, अब हम सिंपल टेबल बनाएंगे और एंट्रीज कर देंगे। तो यहां तक किसी का कोई सवाल? चलो आगे चलते हैं, अब हम टेबल बना लेते हैं। इसको रेफरेंसेस देना चाहे आप दे लें, इसको सबको वर्किंग 1 कह देते हैं, वर्किंग 2 फैक्ट्री बिल्डिंग टेबल, डेट डिस्क्रिप्शन कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू रिवैल्यूएशन सरप्लस पी एंड एल। अच्छा, अब हमने अपने अकाउंटिंग पीरियड का टेबल बनाना है, सिर्फ अपने अकाउंटिंग पीरियड से रेलेवेंट। तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले 30th
जून 23 को आया होगा बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, वो कितना आया होगा वो उसने बता दिया कि रिवैल्यूएशन से पहले हमारे पास ग्रॉस अमाउंट थी 90, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 9 और नेटबुक वैल्यू आ गई थी 81। अब हम रिवैल्यूएशन के स्टेप्स कर देंगे। रिवैल्यूएशन का पहला स्टेप क्या होता था? 1 जुलाई 23 को एलिमिनेशन, ये 9 निकला, ये 9। जी जी, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, इसको ऐसे नहीं कर सकते, रुको, इसको हमें शुरू से करना पड़ेगा 1 जुलाई 21 से। 1 जुलाई 21 से शुरू करना पड़ेगा, P&L का बैलेंस आ रहा है। 1 जुलाई 21 को बैलेंस आफ्टर रीवैल्यूएशन से स्टार्ट करेंगे। रिवैल्यूएशन करने के बाद एसेट की कॉस्ट हो गई 90, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 हो गई, नेटबुक वैल्यू आई 90, रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आया, P&L का बैलेंस क्या आया 12 नेगेटिव। यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 31 दिसंबर, सॉरी 31 दिसंबर कह रहा हूँ, 30 जून, इसको भी 7 कर देते हैं ना, 30 जून 22, यहाँ पर डेप्रीसिएशन और डेप्रीसिएशन सेविंग दोनों आएंगे। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। डेप्रीसिएशन कितनी आनी है वो हमने निकाल लिया है ना, 90 है। अब ये देख लो ना, 90 है, उसको आप डिवाइड कर दो 20 से, क्योंकि यूजफुल है 20 थी, 4.5 ही आता है, तो डेप्रीसिएशन आ जाएगी 4.5। अब डेप्रीसिएशन सेविंग कैसे निकालेंगे? डेप्रीसिएशन सेविंग उसी तरीके से आएगी जैसे डेप्रीसिएशन आई है। एक सेकेंड रुक जाओ यार, इसको ना सेपरेट कर लेते हैं। 90 डिवाइडेड बाय 20, क्योंकि इसमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी थी 20, ये आपके पास आया था 4.5। उसके बाद 30 जून 22 को डेप्रीसिएशन सेविंग, अब वो कितनी है 12 डिवाइडेड बाय 20, 0.6। अच्छा, इसका बैलेंस भी निकाल सकते हैं, बैलेंस का कोई फायदा नहीं है, तो मैं बस आखिरी दूसरी डेप्रिसिएशन खुद ही लिख देता हूँ, हमें उस बैलेंस की जरूरत नहीं है। 30 जून 23 को दोबारा से डेप्रिसिएशन आई, और आपको पता है कि अगर कुछ भी नहीं हुआ पिछले साल तो वो सेम रहेगा आंसर। आप देख लो 90 डिवाइडेड बाय 18 कर लो, 19 कर लो, यही आएगा 4.5। और इसी तरह 30 जून 23 की डेप्रिसिएशन सेविंग आ जाएगी आपके पास, अच्छा हाँ निकालना पड़ेगा, नहीं 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 निकालना पड़ेगा, ठीक है 0.6 ही ले लो। और अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 30 जून 23 पे बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 90, 4.5 9 हो गया था, 81 10.8। अब देखो अगर मैं 30 जून 23 से शुरू कर देता, मसला ये होना था कि मुझे ये जो 0.6 माइनस करके 10.8 का जो एक्चुअली रिवैल्यूएशन लॉस फाइंड करना था P&L में, वो नहीं पता चल रहा था। तो अब हम सिंपल यहां पर एंट्रीज कर देंगे, अब हम एलिमिनेशन कर देंगे। 30 जून 23 को एलिमिनेशन करेंगे 9 की, उसके बाद 30 जून 23 को रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है, क्यों कितना आ रहा है वो उससे कहा है ना, अपवर्ड रिवैल्यूएशन की है, वो हमने निकाला हुआ 18, ये 18 हमने निकाला हुआ। सॉरी 1 जुलाई रिवैल्यूएशन गेन आ गया आपके पास 18, यस 18, ये 10.8 यहाँ से रिवर्स हो गया, ये मैंने नेगेटिव लिखना था, ये पॉजिटिव आएगा, 10.8 रिवर्स हुआ और 7.2 रिवैल्यूएशन सरप्लस में चला गया।
बाद हम निकालते थे 1 जुलाई 23 को बैलेंस आफ्टर रिवैल्यूएशन, ये इक्वल हो जाएगा फेयर वैल्यू के 99, जीरो हो जाएगी 81 प्लस 18 99, 7.2 और ये 0। अब 30 जून 24 जब आपका ईयर एंड होगा, 30 जून 24 इस पे आएगी डेप्रिसिएशन, वो कितनी आएगी 99 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। शुरू में 20 थी, दो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, कितनी रह गई थी 18, 5.5 5.5। और अब क्योंकि रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आएगी 7.2 डिवाइडेड बाय 18, 0.4 नेगेटिव। और यहाँ पर 30 जून 24 पे बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाएगा 99 5.5, 93.5, 6.8। अच्छा भाई, अब इसकी हमने सिर्फ अपने अकाउंटिंग पीरियड की एंट्रीज करनी है, यानी कि यहाँ तक बस, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है ना, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है और हमने बस इसकी एंट्रीज करनी। मैं इधर हेडिंग दे देता हूँ फैक्ट्री बिल्डिंग। अच्छा, सबसे पहली एंट्री एलिमिनेशन की है। 1 जुलाई 23 को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और फैक्ट्री बिल्डिंग कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट 9। उसके बाद रिवैल्यूएशन गेन है 1 जुलाई 23 को फैक्ट्री बिल्डिंग 18 से डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस से रिवर्स किया हमने 10.8 और रिवैल्यूएशन सरप्लस में हमने डाल दिया 7.2। उसके बाद 30 जून 23 पे रिवैल्यूएशन सॉरी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 24 ईयर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 5.5 5.5 और 30 जून 24 को रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 0.4।
ठीक है बच्चों, आगे चले। आगे क्या है हमारे पास, मशीन। मशीन पे आ जाते, मशीन की भी कोई टाइमलाइन सी बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई 23 को, एंड होता है 30 जून 24। क्या हुआ बताओ, बातें क्यों कर रहे हो। ऑन 1 नवंबर 2023, 1 नवंबर 23 को, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने के बाद, जब 4 महीने गुजर गए, 4 मंथ्स गुजर गए, तो यहाँ पर 1 नवंबर 23 को क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। पुराना एसेट दे दिया और नया एसेट ले लिया। ऑन 1 नवंबर 2023, तो उससे एक्सचेंज से पहले 4 महीने है, तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 माइनस 4 कितना आ गया, 8 मंथ्स आगे के। ठीक है, एक पुराना एसेट दिया है हमने और नया एसेट आ गया, तो 4 महीने हमारे पास ओल्ड एसेट है, और उसके बाद हमने ओल्ड एसेट देके एक नया एसेट ले लिया, तो 8 मंथ्स हमारे पास न्यू एसेट रहा है। 4 मंथ्स हमारे पास ओल्ड एसेट है, 8 मंथ्स हमारे पास न्यू एसेट है। हमने 1 नवंबर 23 को पुराना एसेट दिया है और नया एसेट एक्सचेंज किया। So on 1st November 2023, Kier replaced a significant part of its machinery that accounted for 30% of the machine's total value. एक significant part machine का replace कराया, उस part account for करता था 30% of the machine total value। ठीक है, जो नया पार्ट लिया है उसकी प्राइस कितनी है, 35 मिलियन। ठीक है, however only 22 million was paid as the old part was given in exchange। अच्छा, ठीक है, ये जो न्यू पार्ट की प्राइस है ना 35 मिलियन, ये न्यू पार्ट की फेयर वैल्यू, और अगर और पुराने एसेट की फेयर वैल्यू नहीं गिवन, ओल्ड पार्ट की फेयर वैल्यू नहीं गिवन, एक्सचेंज हो रहा है ट्रांजेक्शन, ओल्ड पार्ट की फेयर वैल्यू नहीं गिवन, न्यू पार्ट की फेयर वैल्यू गिवन है 35 मिलियन, तो ये जो न्यू पार्ट की प्राइस है ये न्यू पार्ट की कॉस्ट बन जाएगी, याद रखना। However, only 22 million was paid, सिर्फ 22 मिलियन पे किया as the old part was given in exchange। तो जब भी एक्सचेंज होता था ना, तो सबसे बड़ा मसला ये होता था ये फाइंड करना कि नए एसेट की कॉस्ट क्या है। ठीक है, वो बड़ा खपाई वाला काम होता था। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है 35 मिलियन, और आपको पता है जब आप नए एसेट की फेयर वैल्यू यूज कर लेते हैं तो फिर आपको कैश पेड और कैश रिसीव्ड को एडजस्ट नहीं करना होता। जब आप ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू को यूज करते हो कॉस्ट निकालने के लिए, फिर आपको कैश पेड या रिसीव्ड कॉस्ट में एडजस्ट करना पड़ता था। तो यहाँ पे कैश पेड या रिसीव एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट कंसीडर की है। क्यों फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट कंसीडर की है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट गिवन ही नहीं है, कहीं नहीं गिवन कि ओल्ड एसेट की मार्केट में ये वैल्यू चल रही थी। पढ़ लेना, आगे नहीं है। The new part has a price of rupees 35 million. Cost of new asset find कर ली हमने 35 million. However, only 22 million was paid as the old part was given in exchange. मैं यहाँ पे वैसे लिख देता हूँ, हमने कैश पे कितना किया ताकि हमें याद रहे, 22 मिलियन, ऑब्वियसली क्योंकि हमने पुराना पार्ट भी दिया था। The replacement extended the machine life by an additional year. तो जो भी मशीन की जो भी लाइफ थी वो 1 साल से ज्यादा हो गई। ठीक है जी, एडिशनल 1 ईयर ऐड हो गया। मैं इधर पॉइंट्स लिख देता हूँ, 1 ईयर एडिशन हो गया नए पार्ट की लाइफ में। ओरिजिनली द मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹75 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2021। ओरिजिनली मशीन हमने कितने की खरीदी थी, 75 मिलियन की ऑन 1 जनवरी 2021।
ठीक है। उस 1 जनवरी 2021 को जो मशीन खरीदी थी उसमें से हमने 30% जो मशीन का हिस्सा था उसको डिस्पोज कर दिया है, उसको रिप्लेस कर लिया एक नए मशीन के पार्ट से, और एक नया मशीन आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे 3 तरीके से आएगी। एक तो डिस्पोजल एक्सचेंज की एंट्री होगी, एक यहाँ पर ये होगा कि एक 70% जो मशीन का पार्ट है वो रिमेनिंग है, उस पर सिंपल डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और जो एडिशन है उस पर भी आएगी 8 महीनों की, जो डिस्पोज पार्ट है 4 मंथ्स की आएगी, और जो रिमेनिंग है 70% जिसका कोई ताल्लुक नहीं था मशीन से, जो ओरिजिनल थी मशीन, उसके ऊपर हम सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। दिखाता हूँ कैसे करेंगे। Originally, the machine was purchased for rupees 75 million on 1st January 2021. मशीन 75 मिलियन की खरीदी थी 1st January 21 को, and it had accumulated depreciation of 12.5 million as at 30th June 23 based on useful life of 15 years. यूजफुल लाइफ मशीन की टोटल कितनी थी 15 years, उस बेस पे accumulated depreciation कितनी थी 12.5 million। अच्छा, तो इसको डाटा को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। इधर मशीन ओरिजिनली कब खरीदी, 1 जनवरी 21 को मशीन बाय की। कॉस्ट कितनी है 75 मिलियन। ठीक है, उसका 30% ओल्ड एसेट की कॉस्ट है जो बेचा है। ठीक है, तो ये ओल्ड एसेट न्यू एसेट का मतलब ओल्ड एसेट ये जो डिस्पोज की है, जो डिस्पोज्ड है, तो इसको डिस्पोज्ड एसेट भी कह सकते हैं आप। ठीक है जी, मशीन एंड इट सेल्स एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 12.5 मिलियन एज एट 30th June 23, यानी कि इस दिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हुई है पूरे इस अकाउंटिंग पीरियड में 2 सालों में, क्योंकि यहाँ पे तो खरीदी है, तो इन 2 सालों में, ये 2 साल नहीं है, 21 से 22, 22 से 23, 2 साल ही है। यस, 2 years में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, एक सेकंड रुको, हाँ हाँ सॉरी मैं देखता हूँ, 2 years नहीं है। यस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुई है 12.5, और ये 1 जनवरी 21, 30th June 21 पे आधा साल एंड हुआ, फिर उसके बाद 21 से 22 एक साल, 22 से 23 जून 2.5, तो नंबर ऑफ ईयर्स है, मैं लिख 12.5 है और 2.5 ईयर्स इधर गुजर चुके हैं। इसका क्या फायदा होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले ना हमारा एक एसेट डिस्पोज हुआ, एक्सचेंज हुआ सॉरी, उस एक्सचेंज की एंट्री सबसे पहले तो पास कर लेते हैं। ठीक है, 1 नवंबर, यहाँ करनी है ना यार, फैक्ट्री बिल्डिंग, अच्छा जी। ओल्ड एसेट जो मशीन न्यू न्यू मशीन की जो कॉस्ट होगी वो डेबिट हो जाएगी, न्यू मशीन डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन डेबिट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ओल्ड मशीन जो डिस्पोज हुई है उसकी कॉस्ट क्रेडिट होगी, उसके बाद हमने कुछ कैश पे किया है वो कैश क्रेडिट हो जाएगा,
ठीक है, और हम देखेंगे कि भाई कोई गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो ये तो सबसे पहले एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होगी। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन होगी डेप्रिसिएशन की, जो हम डेप्रिसिएशन हम वर्किंग से कैलकुलेट कर लेंगे कितनी बनती है। ठीक है जी। अच्छा, अब न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी है वो हमने फाइंड कर ली है, 35 मिलियन पे रिकॉर्ड करना है। सही है। अच्छा, करेंगे, बट मैं एंड पे कंबाइंड करा दूंगा। पहले भी कर सकते हैं, पीछे पहले हुई भी है मैंने ख्याल है, बट हम कंबाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो क्यों मसला, क्यों मसला हमने वर्किंग उस तरीके से सीखी हुई है ना कंबाइंड वाली, तो इसलिए उस तरह करा कर सकते हैं। अलग अलग कर देना, अभी करोगे डेप्रिसिएशन निकालोगे डिस्पोज्ड एसेट की, अभी जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनाएंगे ना, तो जो डिस्पोज्ड एसेट का एरिया वो निकल आता है ना, वो 3 स्टेप से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम, तो वो आ जाएगी। तो आप अलग भी कर सकते हैं, कंबाइंड भी कर सकते हैं। अच्छा जी, न्यू मशीन आ गई 35 की। ठीक है, ओल्ड मशीन की कॉस्ट रिमूव करनी है। ओल्ड मशीन जो थी 30% है मशीन के टोटल वैल्यू का ना, जो उसने सिग्निफिकेंट ऑफ मशीन वो 30% ऑफ द मशीन टोटल वैल्यू था। तो 75 मिलियन की अगर टोटल मशीन की प्राइस है, तो 75 का 30%। ठीक है, इतना मैं लिख देता हूँ, 75 इंटू 30%, 22.5। और कैश पेड था हमारा 22, वो इधर लिख देते हैं। अब हमें एक चीज चाहिए, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओल्ड मशीन की, इसके लिए हम वर्किंग बनाएंगे इधर। ठीक है, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, accumulated depreciation of disposed machine asset care। इसको मैं कह देता हूँ। अच्छा जी, इसके 3 स्टेप होते थे जब भी डिस्पोज्ड एसेट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी होती है ना, तो मैंने आपको 3 स्टेप्स कहे थे कि भाई 3 स्टेप्स में निकालनी है। पहला स्टेप क्या था, accumulated depreciation at start of the year find कर। वर्किंग 1, accumulated depreciation at start of the year। अच्छा, अब एक बात बताओ, वो बहुत आसान है। स्टार्ट ऑफ द ईयर पे टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 12.5 है। ठीक है, आप सिंपल क्या करें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है, इसी का 70% लेने, नहीं 30% लेने। ठीक है, वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी उसकी, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसके कॉस्ट के प्रोपोर्शन में ही आ रही होगी ना। तो आप सिंपल यहाँ पर क्या कर लें, एट स्टार्ट ऑफ द ईयर आपने निकालनी है, तो आप सिंपल क्या कर लें, आप गए टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो गिवन है ना इस बार 12.5 हुई भी है, तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई कर लें 30% से, तो 12.5 इंटू 0.3, 3.75। अच्छा, उसके बाद दूसरी वर्किंग होती थी, हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालते थे इसकी। अच्छा, इसकी डेप्रिसिएशन कैसे आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो बड़ा आसान है भाई डेप्रिसिएशन निकालना। इसकी जो कॉस्ट है इसकी, वो हमने निकाल ली थी 22.5। ठीक है, फिर भी मैं कर देता हूँ, टोटल कॉस्ट इंटू 30%, क्योंकि वो 30% है, ये उसकी कॉस्ट आ जाएगी, डिस्पोज एसेट की कॉस्ट। अच्छा, इसको डिवाइड कर दो
और टोटल यूजफुल लाइफ जितनी है 15, डेप्रिसिएशन आ जाएगी पर ईयर, मल्टीप्लाई करना होगा इसको 4/12 से। अच्छा ये इधर मैं लिख देता हूँ 22.5 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4/12 क्या आता है 0.5। अच्छा और वर्किंग 3, accumulated depreciation on disposal डेट, वो आ जाएगी आपके पास 3.75 प्लस 0.5 4.25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.25 और मुझे बताओ गेन आता है लॉस आता है, कितना आता है लॉस ऑन 5.25। अच्छा अब इस मशीन पर टोटल डेप्रिसिएशन निकालनी है। कैसे निकलता चलो, वर्किंग फॉर टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑन एडिशन, वो जो हमारा फॉर्मेट है। मैंने कोशिश की है कि आपको सवाल उस तरह से कराऊं जिस तरह से वर्किंग आप लोगों ने पहले बनाना सीखी हुई उसी स्ट्रक्चर में, दूसरी तरीके से भी हो सकते हैं ये, बट वो जो स्ट्रक्चर्स हमने सीखे हुए हम उन्हीं में रहे। अच्छा ऑन एडिशन डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ये जो नया एसेट है इसकी कॉस्ट थी 35। अब देखो ये नया एसेट है, इसको बिल्कुल एक अलग ट्रीट कर लो क्योंकि इसमें 1 साल का एडिशन भी आ रहा है ना, तो इसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दो, जिस दिन ये आ रहा है उस दिन इसको उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड करके आंसर निकाल लो, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है अच्छा हाँ पहले रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकाल लेते हैं फिर, ठीक है क्योंकि पहले हमें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकाल, तो फिर टोटल डेप्रिसिएशन से पहले एक वर्किंग बना लेते हैं, तो चलो आगे बना लेते हैं, वर्किंग 5 बना लेते हैं, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑन एक्सचेंज डेट, क्योंकि एक्सचेंज डेट को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ निकाल देते हैं। क्योंकि एक सेकंड देखना तो इसकी पूरी तो नहीं प्लांट की लाइफ रिवाइज होगी। अच्छा तो बेहतर ये है कि इसको ना टोटल यूजफुल लाइफ की मशीन चेंज हो रही है, इसको हम टेबल से कर लेते हैं, टेबल से थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ऐसे भी रिमेनिंग पता क्या एडिशन की फिर अलग होगी, और जो फिर जो रिमेनिंग एसेट बच गया ना आपका उस पे फिर पहले 6 महीने की चार्ज करोगे, क्योंकि उसकी पहले 6 महीने की डिफरेंट है लाइफ, एक्सचेंज के दिन दोबारा से यूजफुल लाइफ भी रिवाइज हो रही है, तो डेप्रिसिएशन भी चेंज हो रही है, तो न्यू डेप्रिसिएशन निकलनी है, एडिशन पे भी न्यू निकलनी है, वो लंबा हो जाएगा काम।
इसलिए इसका टेबल बनेगा, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए इसका टेबल बनेगा। टेबल इसी तरह से बना लेते हैं, मशीन का डेट, डिस्क्रिप्शन, और सिंपल नेटबुक वैल्यूज भी लिख लो तो चल जाएगा काम। नेटबुक वैल्यू मशीन। अच्छा भाई, तो हम 1 जुलाई 23 को जी, हाँ उसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 1 जुलाई 23 को मुझे लिखवाओ ना नेटबुक वैल्यू का क्या बैलेंस था। नेटबुक वैल्यू देखो, ओरिजिनली एसेट खरीदा था 75 का, 12.5 मिलियन ड्रॉप हो गया, तो 1 जुलाई 23 को नेटबुक वैल्यू का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। 75 माइनस 12.5 कितना, 62.5। अच्छा, इसके बाद एक्सचेंज से पहले आप इस पे डेप्रिसिएशन अप्लाई करोगे 4 मंथ, यानी कि हम 1 नवंबर से पहले वाली डेट को, या चलो 1 नवंबर ही लिख देते हैं। 11 बनता है नवंबर, 11 बनता है, चलो 23। यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अपने 62.5 वाले एसेट पे, ठीक है। तो वो डेप्रिसिएशन उसी तरह आएगी 75 डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ, सॉरी टोटल यूजफुल लाइफ कितनी थी इसकी, 15। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 4/12, 1.67। अच्छा, उसके बाद 1/11/23 बैलेंस बिफोर एक्सचेंज मुझे बता दो, 623। अच्छा, की बात है, यही है। अच्छा, उसके बाद इस पॉइंट 62, हाँ 60.83। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट ओल्ड एसेट जा रहा है, डिस्पोजल ओल्ड एसेट जा रहा है, तो जो ओल्ड एसेट की नेटबुक वैल्यू बन रही है उसको खत्म करो। जो ओल्ड एसेट की, मैं सिर्फ नेटबुक वैल्यू का टेबल बना रहा हूँ। ओल्ड एसेट की नेटबुक वैल्यू बन रही है, ओल्ड एसेट की, ओल्ड मशीन की कॉस्ट थी 22.5, और उस दिन उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बनी थी 4.25। कितना, 25। ये ओल्ड एसेट आप डिस्पोज करोगे, और 1 जुलाई 23 को न्यू एसेट आपके पास आया, जो न्यू एसेट आया उसने नेटबुक वैल्यू क्या कर दी, ज्यादा कर दी, ठीक है जी। कितने से ज्यादा की, 35 से। अब आपके पास आ जाएगा 1/11/23 नेटबुक वैल्यू आफ्टर एक्सचेंज। नेटबुक वैल्यू, ये सारा एक्सचेंज का ये बड़ा सीधा सीधा सवाल हो जाना था, बस वो डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनाते, सही से हो जाना था। मसला पता किसने खराब किया, 1 ईयर एडिशन ने। इस 1 ईयर एडिशन की वजह से अब मुझे जो लास्ट डेप्रिसिएशन है उसको रिवाइज करना पड़ गया, ठीक है। उसको जब मुझे रिवाइज करना पड़ा है, तो मुझे नेटबुक वैल्यू, जब भी आपको पता नई डेप्रिसिएशन लगानी है तो नेटबुक वैल्यू चाहिए उस दिन, तो उसके लिए मुझे टेबल बना रहा हूँ सारा, नेटबुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए। तो नेटबुक वैल्यू आफ्टर एक्सचेंज क्या बन जाएगी, 77.58। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास इसी टेबल से मैं 1 जुलाई 23 को न्यू डेप्री, 1 जुलाई सॉरी 30 जून 24 को न्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। वो कैसे आएगी, नेटबुक वैल्यू आफ्टर चेंज, बच्चों वैल्यू सही लिखवाई है ना, डिवाइडेड बाय न्यू रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर चेंज डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अच्छा, अब देखो टोटल यूजफुल लाइफ कितनी थी, मैं यहीं पे वर्किंग कर देता हूँ 15, उसमें से पहले गुजरे 2.5 ईयर, तो मैं माइनस कर देता हूँ 2.5, और फिर उसमें से गुजरे ये 4 मंथ, ऐसे ही है, तो 4/12 कर देता हूं मैं, ठीक है, हाँ वो भी कर रहा हूँ।
और एक साल ज्यादा होगी, ये रिमेनिंग आ जानी थी, मगर हुआ क्या है, एक साल ज्यादा हो गया, तो एक साल इसमें ऐड कर लो +1, ये रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बन जाएगी आपकी। और अभी नहीं मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इस पे सिर्फ बाकी एक्सचेंज के पहले की तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, अब जो इतने एसेट्स हैं आपके पास एक्सचेंज के बाद सिर्फ 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आनी है, तो इंटू 8/12 3.92 93 कर लेते हैं, बस ठीक है, यही चाहिए था हमें। अब डेप्रिसिएशन की यहाँ दो एंट्रीज कर लेते हैं, 1 नवंबर 23 पे कर लेते हैं। 1 नवंबर 23 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और एक 30 जून 23 पे कर लेते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, 1.67, 1.67, 1.67 और 3.9, 3.9, 3.9 आखिरी रह गया। हाँ हो जाना था, कौन से वाली ये कह रहे हो? हाँ हो जाए। डिस्पोज एसेट की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तो करनी ही पड़नी थी ना। अच्छा हाँ ये अच्छा आप ये कह रहे हो कि हाँ वो फिर आपको तीन कॉलम्स बना के चलते हैं साथ साथ, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हाँ सही कह रहे हो, हो जाता। अच्छा आखिरी चीज रह गई है बस, छोटी सी व्हीकल कर लें वो भी, कैसे रह देंगे। हम्म, हाँ। अच्छा बच्चों, थर्ड चीज, व्हीकल पे आ जाओ। अच्छा भाई व्हीकल, ऑन 1 जनवरी 2024 KL सोल्ड अ व्हीकल फॉर ₹36 million, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने व्हीकल बेच दी। 1 जनवरी 2024 को KL सोल्ड अ व्हीकल फॉर ₹36 million, व्हीकल डिस्पोज कर दिया, सेल प्रोसीड है 36 million, एंड इनकर द डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ 2 million। तो सेल प्रोसीड ऐसा करते हैं 36 - 2, 36 - 2 34 ही कह लेते हैं, ठीक है ना। 36 आया मगर 2 million दिया भी, तो नेट इम्पैक्ट नेट कैश तो आपको 34 million का रिसीव हुआ। The vehicle was originally purchased on 1st April 21 for ₹40 million। ये व्हीकल ओरिजिनली परचेज की हमने 1 अप्रैल 21 को कितने की, ₹40 million। यहाँ से पीछे आ जाओ, ये तो हमारा ईयर का स्टार्ट है ना, तो इससे पहले हमने 1 अप्रैल 21 को परचेज की थी,
अच्छा जी, अप्रैल 21 से आगे आते हैं। हमारा जब 30 जून 21 आया होगा तो अप्रैल में जून 3 मंथ्स, तो एक 3 मंथ्स इधर आ रहे हैं और 30 जून 21 के बाद 1 जुलाई 23, 21 से 22, 22 से 23, ये 2 इयर्स कंप्लीट बनते हैं। तो 3 मंथ्स, 2 इयर्स और फिर आगे 6 मंथ्स के बाद, तो ये इसकी लाइफ गुजरी है। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने इसके ऊपर क्या, अच्छा ये एक ही व्हीकल है जो हम क्या करेंगे, इसको हमने डिस्पोज कर दी, तो यार रिमेनिंग वाला एडिशन वाला वो वाला रोला नहीं है। एक ही व्हीकल हमारे पास चलता हुआ आ रहा था और उसको हमने डिस्पोज कर दिया। तो सबसे पहले इस व्हीकल के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इसकी 2 एंट्रीज होंगी। ठीक है जी, व्हीकल्स पे 2 एंट्रीज होंगी। एक इस पे 30 जून, सॉरी 1 जनवरी, ये 1 जनवरी 24 को हमने डिस्पोज किया है, तो इसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी। नंबर 2, इसके ऊपर जो चीज आएगी ना, इसकी डिस्पोजल की एंट्री आएगी 1 जनवरी 24 को ही हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी खत्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमें कैश रिसीव हुआ है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, इस व्हीकल की कॉस्ट को खत्म कर देंगे और देखेंगे कि भाई क्या गेन आता है या लॉस। अच्छा, तो अब अगर आप देखो तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की तो क्या मैंने वो नेट कर लिया, वो मैंने 36 -2 34, तो मैं कैश यहाँ पर 34 ही लिख दूंगा। अगर आप यहाँ 36 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिख दें वो भी ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे फाइंड करनी है, ये व्हीकल की कॉस्ट गिवन है कि नहीं। सोल्ड इंक्लूड फॉर 40 मिलियन, यस। तो व्हीकल की कॉस्ट सारी 40 मिलियन यहाँ खत्म हो गई। इसकी मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है बस। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो मैं स्टेप्स करता हूँ उसी में मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी पता चल जाता है, तो मैं इसीलिए वही स्टेप से कर लेता हूँ। क्योंकि ये जो डिस्पोज हुआ है, मैं वर्किंग 3 4 वर्किंग 5 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोज्ड व्हीकल। सबसे पहले मुझे फाइंड करनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट। तो जब मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट स्टार्ट फाइंड करनी होगी, अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो शॉर्टकट तरीका ये है कि पहले नेटबुक वैल्यू हो, उसके ऊपर आप रेट लगा सकते हो। तो मुझे पहले नेटबुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी 1 जुलाई 23 की। अच्छा, वो कैसे आएगी, कॉस्ट 70 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस रेट क्या है 40, 1 माइनस 0.15। अच्छा, आर 2 इयर्स कंप्लीट है इस दिन से, अगर देखें ना तो 2 इयर्स कंप्लीट है और 3 मंथ्स इनकम्प्लीट है, इंटू 1 माइनस 0.15 इंटू 3/12, 27.82। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कॉस्ट है 40 माइनस 27.82, नेटबुक वैल्यू 12.18। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद वर्किंग 2, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अच्छा, डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ओपनिंग नेटबुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय n बाय 12। ओपनिंग नेटबुक वैल्यू इसकी थी, हमने ये निकाली 27.82, 27.82 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना था 0.15, और ये बन जाएंगे 6 महीनों की सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 6/12 2.09। तो डेप्रिसिएशन की ये एंट्री कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ इसी पे है ना 2.09 2.09। और अब आगे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की करनी है वर्किंग, ताकि हम वर्किंग 5 से, मैं लिख देता हूँ ये वर्किंग 5 से है, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की कर देते हैं वर्किंग
अच्छा स्टेप 1 था, स्टेप 2 था, इसको वर्किंग नहीं कहते ना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोजल डेट, वो बन जाएगी 12.18 और 2 पॉइंट प्लस 2.09, 14.2, ये लिख देंगे 14.27। अब देखो भाई गेन आता है लॉस, ठीक है, यहाँ लिख देंगे गेन ऑन डिस्पोजल कितना, पीछे से आंसर देखिए, ठीक है। चलो, तो ये था बच्चों सवाल। अगर ये पेपर में आ जाता तुम लोगों के, तो देखो बात ये है कि शायद इसमें से 16 नंबर ना आ सकते, बट कुछ ना कुछ नंबर आ जाते, कोई मसला नहीं है। ये पेपर में जब आया था तो एक टफ क्वेश्चन था, तो पेपर में कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं। तो हमने, अच्छा टफ क्वेश्चन इस सेंस में था कि ये आज से पहले अननोन चीज थी, मतलब पहले इस तरह के सवाल उस तरीके से उसने टेस्ट नहीं किए हुए थे, तो बच्चों को समझ नहीं आएगी यार इसको हैंडल कैसे करना। बट अब ये चीज डिस्क्लोज हो गई है। तो मेरे सर मुझे कहा करते थे जब मैं पढ़ता था कि बस क्लास खत्म हो रही तो मैं बस एक बात करता हूँ, उनका यार पेपर में कोई भी ऐसा नोन सिनेरियो नहीं होना चाहिए जो तुम्हें ना आता हो। यानी कि पास्ट पेपर में कोई भी ऐसी चीज जो एग्जामिनर ने टेस्ट किया या कोई भी ऐसी टेक्निक जो एग्जामिनर ने टेस्ट किया, ऑब्वियसली जुमले तो मुख्तलिफ ही होंगे हर बार, बट जो टेक्निक एग्जामिनर एक्सपोज कर चुका है, अपनी जो अपनी चालें एक्सपोज कर चुका है, उसमें नहीं तुमने कभी फेल होना। और इस तरह की कोई चीज आ जाएगी पेपर में, हमेशा आती है, तो कोई बात नहीं, उसमें से बस मैक्सिमम नंबर निकालने की कोशिश करनी, ठीक है। तो इसको आप एक दफा घर से सॉल्व करेंगे तो आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ आ जाएगा कि इसको डील कैसे करना है। मैंने इसको कुछ लंबे तरीके से कराया क्योंकि मैंने समझाना भी होता है, बट आप इसको जब देखोगे समझोगे तो आपको कुछ तरीके समझ आ जाएंगे जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकोगे। चलो, अल्लाह हाफिज।